जब लगातार पिछले कई दिनों से मैं 12th कॉमर्स की वीडियोस बनाने के बाद मैं जब उन्हें चैनल पे पोस्ट करता हूँ और पोस्ट होने के बाद जब उनके कमेंट सेक्शन चेक करता हूँ तो उन कमेंट सेक्शन में मुझे एक चीज जो होती है बहुत ज्यादा कॉमन देखने मिलती है, वो ये होता है कि सर पूरी 12th कॉमर्स की जर्नी खत्म होने आई है लेकिन अभी तक मेरा कुछ पढ़ के नहीं हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही है कि कहीं मैं मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में फेल ना हो जाऊं। मैंने पहले चीजें पढ़ी तो थी लेकिन अब मैं उन्हें भूलता जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आई, सब्जेक्ट से मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और क्या मैं अभी भी पढ़ना चालू करूँ तो क्या मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं अच्छा खासा मार्क्स का स्कोर कर पाऊंगा। ऐसे कई सारे सवाल जो है मुझे कमेंट सेक्शन में साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन पे क्या देखने मिलते हैं जो हमारे 12th कॉमर्स के स्टूडेंट्स द्वारा क्या भेजे जाते हैं। अब अगर इन सभी सवालों का अगर आप मुझसे जवाब चाहते हो कि क्या अगर ये सारी चीजें करना पॉसिबल है, क्या इन सब से ओवरकम किया जा सकता है, तो सीधी सादी भाषा में मैं ये कहूंगा कि हाँ इन सभी चीजों को आप ओवरकम कर सकते हो अपने आखिर के 3 महीने में और अपनी चीजों को क्या कवर कर सकते हो। जब मैं ये जवाब आपको दे रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि आगे आने वाला आपके जो 3 महीने होने चाहिए वो 3 महीने बहुत ज्यादा प्लान होने चाहिए, स्ट्रैटेजी वाइज आपको चीजें शेड्यूल करनी चाहिए और हर एक चीज आपको बहुत ही एफिशिएंटली क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जहां पर मैं आपको स्ट्रैटेजी या फिर प्लानिंग बताने वाला हूं उससे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बता दो कि भैया आप कितना सोच रहे हो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कितना मार्क्स लाना है, ये आपका टारगेट है। अब मैं ये क्यों कमेंट करने के लिए बोल रहा हूं, मैं इसलिए कमेंट करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपका टारगेट क्या है और जब तक आप अपना टारगेट डिसाइड नहीं करोगे तब तक आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप प्लानिंग क्या कर सकते। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो देखो जब कभी भी प्लानिंग की जाती है वो आपके टारगेट को देख के की जाती है कि अगर एक 90% वाला बंदा सोच रहा है कि मुझे 90% स्कोर करना है तो उसके लिए जो स्ट्रैटेजी होगी, उसके लिए जो प्लानिंग होगी वो अलग होती है। वहीं अगर एक बंदा है जो 80 की अगर सोच रहा है तो उसके लिए जो स्ट्रैटेजी होगी और उसके लिए जो प्लानिंग होगी वो अलग होती है दोस्तों। तो इसलिए मुझे फटाफट से वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कितना परसेंटेज जो आपने बोर्ड एग्जामिनेशन में स्कोर करने का प्लान किया है आपने या फिर आप करना चाहते हो। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट से चलिए हम आगे मैं आपको एक चीज बता दूं कि वह ये कि ये जो 3 महीना है ये 3 महीने को मैंने क्या किया है, टोटल 3 फेजेस में डिवाइड किया है। जो फेज 1 होने वाला है वो 45 डेज का होने वाला है, जहां पर मैं आपको ये कहूंगा कि आपको सबसे पहली चीज जो आपका सिलेबस है हर एक सब्जेक्ट का उससे कवर करना चाहिए। जो फेज 2 होने वाला है वो 30 डेज का होने वाला है, जहां पर आपको रिवीजन और आपके मॉक टेस्ट जो होते हैं उन पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। आप इन दोनों ही चीजों को किस तरीके से करना है, क्या चीजें हमें परफॉर्म करें, इन सभी चीजों के बारे में वीडियो में आगे बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना, एक भी पार्ट स्किप मत करना। फेज 3 में अगर मैं बात करूं तो ये हमारा होने वाला 30 डेज का होने वाला है, जहां पे मॉक टेस्ट, रिवीजन और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं P5Q सॉल्विंग पे आपको बहुत ज्यादा जोर क्या देना है। अब चलिए एक एक चीज यहां पे मैं आपको बताऊं। सबसे पहली चीज फेज 1 में अगर मैं बात करूं आपके टोटल सिलेबस को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। एक सबसे पहले इनकम्प्लीट चैप्टर्स, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और तीसरा है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब आपका जो भी सिलेबस है वेदर इट इज अकाउंट्स या फिर ओसी हो गया या फिर एसपी हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया या फिर मैं किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करूं तो उन सभी को आपको क्या टोटल 3 पार्ट में आपको क्या डिवाइड कर देना चाहिए। एक आपका इनकम्प्लीट वाला, एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला और एक इंपॉर्टेंट वाला। अब सबसे ज्यादा आपको फोकस कहां पे करना चाहिए, आपके वेरी इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स पे और इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स पे। तो सर क्या हमें ये जो कैटेगरी 1 वाला इनकम्प्लीट चैप्टर छोड़ देना चाहिए? नहीं भाई, हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि इसको छोड़ना मत, ये गलती बिल्कुल मत करना, इसकी भी चीजें आप कवर करना। अब सर हमें पता कैसे चलेगा कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होते हैं? देखो ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप जाके चेकआउट करोगे, उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जहां पर मैंने आपको हर एक चैप्टर्स के वेटेज बताया है। अब मैं आपको बता दूं अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिसाइड कैसे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। जिस भी चैप्टर का वेटेज ज्यादा रहेगा, जिस भी चैप्टर का वेटेज ज्यादा रहेगा वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। फिर उसके बाद अगर फिर सबसे ज्यादा वेटेज के बाद जो भी चैप्टर्स देंगे वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में कंसीडर क्या किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी जो लेक्चरर होता है, कोई भी जो टीचर होता है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताता है। अब यहाँ पे देखो मैं बताने के लिए मैं एक और वीडियो बना सकता था, एक और कंटेंट बना सकता, लेकिन यहाँ पे मैं आपको चीजें कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ कि कल को अगर आप किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने जाओ तो वहां पे आपको चीजें खुद इवेल्युएट करना आनी चाहिए, खुद चीजें एनालाइज करनी आनी चाहिए। इस वजह से मैं सारी चीजें यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं अब मेरा पढ़ने का ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, किस तरीके से मुझे चीजें कवर करनी चाहिए, तो यहाँ पे भी मैं जो चीज है वो मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। 2 कैटेगरी इन द सेंस, सबसे पहले एक कैटेगरी ऐसी होगी कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका जो सिलेबस है मोस्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो गया होगा और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका बहुत सारा जो सिलेबस है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है, कम ही सिलेबस क्या हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अगर आपका बहुत सारा सिलेबस हो गया, मोस्ट ऑफ द सिलेबस हो चुका है, तो आप क्या करो, आप हर एक सब्जेक्ट को कितना दो 1.5 आवर्स का मतलब 1.5 घंटे का टाइम दो,
ठीक है। अब 4 सब्जेक्ट है तो 4 को आप 4 इंटू 1.5 आवर्स कर लो, तो आपको उतना घंटा क्या पढ़ने के लिए बैठना पड़ेगा। और साथ ही साथ इंग्लिश पे भी उतना ही ध्यान देना, छोड़ना मत। इवन तो आईटी को भी उतना ही ध्यान देना, क्योंकि बाद में कैसा होता है, आप इन 4 सब्जेक्ट को तो बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हो, लेकिन बाद में बचे हुए वो 2 सब्जेक्ट आपके पूरे ग्रेड, आपके पूरा जो परसेंटेज है वो गिरा बैठते हैं। तो उन चीजों को भी टोटली ध्यान देना। अगर आपका बहुत ज्यादा सिलेबस बाकी है तो वहां पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और हर एक सब्जेक्ट को आपको कुछ नहीं तो 2.5 आवर्स क्या देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो इन चीजों को ध्यान में रखना। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब ये पॉसिबल नहीं है कि लगातार हम 1.5 आवर्स एक सब्जेक्ट कंप्लीट करके फिर दूसरे सब्जेक्ट को हो जाए, फिर तीसरे सब्जेक्ट को हो जाए, फिर चौथे सब्जेक्ट को हो जाए। 4 सब्जेक्ट को कवर करने में कुछ नहीं तो हमें सीधा सीधा 6 घंटे लगते, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम 6 घंटे लगातार बैठे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने 1.5 आवर्स का मैंने टाइम दिया है, तो आप पहले क्या करो, 45 मिनट्स आप क्या करो, पढ़ने बैठो। 45 मिनट्स के बाद आप क्या करो, एक 10 मिनट का ब्रेक ले लो। फिर 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर बाकी का टाइम आप क्या पढ़ने बैठो। अब जैसे एक सब्जेक्ट आप कंप्लीट कर ले रहे हो तो वहां पे जो ब्रेक है वो 20 मिनट्स का ले लो, 20 to 25 मिनट्स का ब्रेक ले लो, ठीक है। और फिर उसके बाद वापस से क्या काम पे लग जाओ। अब यहाँ पे एक चीज और है कि जब कभी भी आप पढ़ने बैठ रहे हो तो पढ़ते टाइम आप एक पानी का बॉटल जरूर अपने साथ में रखना, ठीक है, जो आपकी बॉडी को क्या हाइड्रेटेड रखेगी, जिसकी वजह से आपको नींद या फिर अगर मैं बात करूं आलस जैसी चीजों से आपकी बॉडी को वो दूर रखता है। तो यहाँ पे एक चीज वो बहुत ज्यादा जरूरी है जो पढ़ते टाइम आपको लेके बैठना। सेम चीज अगर आपका सिलेबस बहुत कम कवर हुआ तो आपको 2.5 आवर्स क्या बैठना चाहिए स्टडी के लिए, और ये सेम जो प्लानिंग मैंने बताई वो आपको क्या फॉलो करनी चाहिए। अब यहाँ पे फेज 2 में हम आते हैं। फेज 2 में अगर मैं बात करूं रिवीजन प्लस पेपर सॉल्विंग, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं, हो सकता है कि आपका जो सिलेबस है 45 डेज में कंप्लीट ना हो सकता है इट माइट टेक 50 डेज, हो सकता है या फिर 55 डेज ले, लेकिन आपका टारगेट रखो कि ज्यादा से ज्यादा मुझे 45 डेज में मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट मुझे करके ही रखना है। यहाँ पे मैंने एक मिनिमम टाइम दिया, आप अपना टाइम चाहो तो बढ़ा सकते हो, क्योंकि देखो 12th कॉमर्स की ऐसी जर्नी है ना जो आपकी आगे की जो लाइफ है ना पूरी डिसाइड करने वाली है। ये गेम चेंजर होने वाला है आपकी लाइफ का, कि आगे चलकर आप क्या बन के निकलने वाले हो, क्या उभर के निकलने वाले हो, कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने वाला है। समझ में आ गया? तो इसके साथ तो मजाक बिल्कुल मत करना और अपनी चीजों का बहुत ज्यादा फोकस तरीके से करना अभी से शुरू कर दो। अब यहाँ पे दूसरी चीज, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं फेज 2 में आता हूं। फेज 2 में अगर मैं बात करूं तो रिवीजन और पेपर सॉल्विंग को मैं बहुत ज्यादा जोर देने के लिए कहूंगा। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि ऑलरेडी 45 डेज में अपने अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया। अब जरूरत यह है कि उसको बार बार रिवाइज करने की और साथ ही साथ पेपर सॉल्व करने की। अब पेपर सॉल्व करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं क्यों मॉक टेस्ट के लिए बोल रहा हूं, मैं यह बोल रहा हूं कि अभी जब मेरे जो दोस्त है हमारे ऑफलाइन के, जब वो टर्म एग्जामिनेशन देकर आए तो कुछ जो हमारे दोस्त है उनकी जो चीजें थी वो कैसा, अब उनको बोर्ड एग्जाम पूरा 80 मार्क्स का पेपर आ गया था, ठीक है। हालांकि जो आना चाहिए था वो 50 मार्क्स का आना चाहिए, लेकिन उनके कॉलेजेस में 80 मार्क्स का पेपर रख लिया। अब उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया था। अब चीज कैसी हो गई, अब चीज ये हो गई कि जब वो पेपर लिख रहे थे, हालांकि उनको आ रहा सब कुछ था, लेकिन वो अब घबरा गए, वो प्रेशर में आ गए कि भाई मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और उसी टेंशन में उन्होंने एक आधा क्वेश्चन क्या अपना आखिरी का क्या छोड़ बैठे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप पेपर सॉल्विंग करते हो तो आपको ये चीजें समझ में आती है कि पर्टिकुलरली मुझे कौन से क्वेश्चन के लिए कितना टाइम जा रहा है, उसमें मुझे किस तरीके से इंप्रूव करना चाहिए। अब इसको करना कैसे, रिविजन कब करना और पेपर सॉल्विंग कब करना है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं डे नाइट की स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। अब ये जो डे वाली स्ट्रैटेजी होगी शुरू तो सुबह से होगी, लेकिन चलेगी कभी तक, आफ्टरनून तक चलेगी, ठीक है। अब इस आफ्टरनून में आपको क्या करना है, इस आफ्टरनून को 6 आवर्स में, ठीक है, ये 6 आवर्स में आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको जो आपके थियरी वाला जो सब्जेक्ट होंगे, थियरी सब्जेक्ट पे आपको जोर देना चाहिए, उनको रिवाइज करना चाहिए, उसमें जो चीज आपको हार्ड लग रही है उनको बार बार क्या रिवाइज करते रहना चाहिए। अब इसको मैंने मॉर्निंग के टाइम पे क्यों रखा है, इसके पीछे भी रीजन है। रीजन ये है क्योंकि मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आपका माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश होता है, चीजें बहुत ज्यादा शांत होती है, जिसकी वजह से आपको जो चीजें लर्न नहीं हुई है पहले उनको आप बहुत जल्दी क्या कर सकते हो, ग्रास्प कर सकते हो, चीजें आपके दिमाग में उतनी और जल्दी क्या जाती है। और रिविजन का भी यही रीजन है कि मॉर्निंग में मैंने इसलिए इसको रखा। सेम टाइम में 6 आवर्स दिया तो 6 आवर्स को आप डिवाइड कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी तरीका बताया। अब रात के टाइम पे यानी नाइट टाइम पे आपको क्या करना है, इवनिंग से नाइट में आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किस चीज, अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो अब मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर अकाउंट है तो अकाउंट की चीजें सॉल्व कर सकते हो, साथ ही साथ आप पेपर सॉल्विंग पे भी क्या ध्यान दे सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसको नाइट के टाइम पे क्यों रखा, देखो रात के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो आपकी बॉडी थक जाती है, ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो आपको नींद आना, आपको आलस आना क्या शुरू हो जाता है। अगर आप कोई भी चीजें लर्न करोगे तो वो चीज आपको दिमाग में जाएगी ही नहीं और उसका कोई भी बेनिफिट मिलेगा नहीं। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने रात का टाइम जो रखा वो मैंने पेपर सॉल्विंग का रखा कि आप जब लिखोगे तो आपको नींद नहीं आएगी और अपनी चीजों को आप अच्छे से कर पाओगे। इसी टाइम पे आप मॉक टेस्ट कवर कर सकते हो अपना। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो आपका जो
अकाउंट्स वाला सब्जेक्ट हो गया, अगर मैथ्स है तो मैथ्स वाला जो सब्जेक्ट हो गया, तो उनको आप इस पर्टिकुलर टाइम पे रिवाइज करोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कर पाओगे। अब मैं बीके की चीज कुछ बता दूं, बीके में थियरी भी होता है, तो थियरी वाला जो पार्ट है वो आपको मॉर्निंग में ही करना है, क्योंकि 20 मार्क्स का थियरी वाला क्वेश्चन आता है, तो वो चीज आपको मॉर्निंग में ही कवर करनी पड़ेगी। शाम के टाइम पे आपको क्या करना है, आपको अकाउंट जैसी चीज हो गई, मैथ जैसी चीज हो गई, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट क्या आपको देना है। अब डेली का एक टारगेट रखना कि डेली बेसिस पे आप क्या करोगे, कम से कम एक पेपर तो सॉल्व करोगे। हर एक सब्जेक्ट का आप एक पेपर तो सॉल्व करोगे ही। जैसे आज अकाउंट्स क्या, तो कल इको का लेना, फिर एसपी का लेना, ओसी का लेना, जिसकी वजह से अब इन पेपर सॉल्व करने की वजह से होगा क्या, आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस क्या जागरूक हो जाएगा दोस्तों। फिर अब आगे हम बात करें तो अब लास्ट जो हमारा आता है वो फेज 3 आता है। फेज 3 में मैं ज्यादातर आपको जोर यही डालूंगा कि आप क्या करो, आप पेपर सॉल्विंग और पीवाईक्यू पे क्या करो, जोर डालो। अब पेपर सॉल्विंग और पीवाईक्यू पे क्यों जोर डालने के लिए बोल रहा हूं, देखो सबसे पहली चीज, जब तक पेपर लिखोगे नहीं तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने कमेंट के बारे में बताया ना कि सर जब पेपर में जाता हूं तो पूरा ब्लैंक हो जाता हूं, लर्न की भी चीजें है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो वो कब आएगा, जब आप पेपर सॉल्व करोगे, ठीक है, जब पीवाईक्यूज आप सॉल्व करोगे। इससे आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ भाई मुझे ये चीज आती है, और आपके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट होना चालू हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो पेपर सॉल्व करते टाइम आपको ये ध्यान में रखना, पेपर सॉल्व तो कर लिया, अब सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, पेपर एनालिसिस करना है, कि आपको ये देखना है कि किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम लगा, ठीक है, कहां पे आपका टाइम वेस्ट हुआ, कौन सी चीज आपने गलत लिखी, कौन सा जो प्रेजेंटेशन था आपने गलत तरीके से किया। इन सभी चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान करना है, उनको नोट करना है, और कौन से कंसेप्ट का जो आंसर था आपने गलत तरीके से लिखा। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा तब जब आप दूसरा पेपर लिखने से पहले उन सारी चीजों को सुधार लोगे, ठीक है, जैसे कंसेप्ट आपके गलत हो गए तो कंसेप्ट आप गलत चले गए तो आप वापस से क्या पढ़ोगे, तो जो पढ़ोगे तो आपका रिवीजन ऑटोमेटिकली वहां पे हो जाएगा। पेपर एनालिसिस कैसे करना, अगर आपको चीजें नहीं समझ में आ रही तो आपकी ट्यूशन टीचर होंगी, ठीक है, आपके स्कूल के सर होंगे, ठीक है, अब उनको क्या करो, उनको पेपर बताओ, देखो सर मैंने ये चीजें लिखी है, क्या ये चीज सही है, इसमें क्या खाम है, इसमें क्या गलत है, आप प्लीज मुझे बताइए, वो आपको जरूर बताएंगे, आप कभी भी मना नहीं करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने पूरी जो चीजें वो मैंने बता दी। अब देखो यहाँ पे एक जो है बहुत जरूरी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूं, इसको बहुत ध्यान से सुनना, एक भी जो पॉइंट है वो मिस मत करना। वो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं देखो स्ट्रैटेजी हर कोई सुनता है, स्ट्रैटेजी हर कोई बनाता है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो रिजल्ट है वो किसको मिलता है, वो उन्हीं लोगों को मिलता है जो इन स्ट्रैटेजी को, इन प्लानिंग को पूरी अच्छी तरीके से क्या फॉलो करता है, ठीक है, उनको इंप्लीमेंट करता है और एग्जीक्यूट करके उनको अपनी रियल लाइफ में क्या करता है, अपना परफॉर्म करके एक अच्छा खासा रिजल्ट ला पाता है, ठीक है। अगर आप जब तक स्ट्रैटेजी सिर्फ सुन रहे हो तो स्ट्रैटेजी सुनने के बाद आपकी चीजें नहीं कवर होने वाली है, या फिर आप फेज 1 फॉलो कर ले रहे हो, फेज 2 फेज 3 नहीं कर रहे हो, फेज 1 कर ले रहे हो लेकिन फेज 3 नहीं कर रहे हो, तब भी आपको दिक्कतें आएंगी। अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में आप चीजों को इतनी अच्छी तरीके से कवर नहीं कर पाओगे जितना आपने सोचा है। जितना आपने सोचा है कि मैं इतना परसेंटेज स्कोर करके लाऊंगा अपने 12th कॉमर्स में, वो परसेंटेज आप कभी भी स्कोर नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपके लिए जरूरी बन जाता है कि आप क्या करो, आप अपने सिलेबस पे, अपनी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान दो और बहुत ज्यादा फोकस हो जाओ कि मुझे कितनी कितनी चीजों पे कितना टारगेट है, मेरा टारगेट है कि मुझे कितना स्कोर करना है और मैं कितना और अच्छा स्कोर कर सकता हूं। इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना और अपने प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना। और साथ ही साथ वीडियो में खत्म होते होते सबसे पहली चीज मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि आपका कितना सिलेबस हुआ और कितना सिलेबस बाकी हो। अब भी आपका जो टर्म एग्जामिनेशन या फिर जो यूनिट एग्जाम हुआ था उसमें आपके कितने परसेंटेज आए थे, कितने परसेंटेज आया था, और आपने कितना सोचा है कि मुझे बोर्ड एग्जामिनेशन में लाना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप ये चीज को कंपेयर करोगे कि आपके अभी के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें जो परसेंटेज आए थे और आपने जो सोचा बोर्ड एग्जाम के लिए परसेंटेज के लिए, उसमें कितना डिफरेंस है। जब आपको ये डिफरेंस दिखाई देगा तो आपके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज भी आपको महसूस होगी कि भैया मुझे कितनी मेहनत करनी है मेरे बोर्ड एग्जाम के लिए 12th कॉमर्स की, कि मैं अपने मन पसंदीदा कॉलेज और मन पसंदीदा कोर्सेज में एडमिशन ले पाऊं और अपनी एक लाइफ को एक सही ट्रैक पे लेकर जाऊं, जिससे आपको एक रियलाइजेशन होगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फटाफट कमेंट जरूर करके मुझे भी बता देना, ठीक है, जिससे मैं भी आपके लिए चीजें क्या उतनी ही और ज्यादा लेकर आ पाऊंगा। तो मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।